नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने ज्ञान समाज की बात की थी, मतलब एक नॉलेज सोसाइटी जो किसी भी विकसित देश की नींव होती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी आधार। तो आज उसी विचार को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स का अध्याय 7 है गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर, शक्तियों को एकजुट करना। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, ठान लीजिए कि काम हो सकता है और होकर रहेगा तो रास्ता निकल ही आएगा। तो देखते हैं इस अध्याय में क्या रास्ते सुझाए गए हैं। बिल्कुल, यह अध्याय असल में इसी बात पर केंद्रित है कि देखिए, अगर प्रगति करनी है तो कुशल प्रशासन चाहिए, अच्छी उच्च शिक्षा चाहिए और जो विकास के काम हैं उनमें राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। अच्छा, लेखक विकास को एक तरह से सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, मतलब गरीबी मिटाने से शुरू होकर खाद्य सुरक्षा तक, फिर सामाजिक सुरक्षा और अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा, सब जुड़ा हुआ है। यानी ये सुरक्षा सिर्फ मतलब मिलिट्री वाली सुरक्षा नहीं है। नहीं, ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सुरक्षा है। तो इसी नजरिए से भारत 2020 विजन के तहत 5 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां एकीकृत कार्यवाही, मतलब मिलकर काम करने की जरूरत है। हाँ, कौन से हैं वो 5 क्षेत्र? पहला है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। इसमें लक्ष्य बड़ा है, करीब 360 मिलियन टन अनाज उत्पादन और साथ ही गांवों की समृद्धि। दूसरा है ऊर्जा, मतलब देश के हर कोने तक भरोसेमंद बिजली पहुंचे। ये तो बहुत बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, और ये दोनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हैं। हम देखते भी हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, हाँ। वहाँ साक्षरता दर ज्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, तो उसका असर जनसंख्या वृद्धि दर पर भी बड़ा है, वो कम हुई है। सही बात है। चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। ये तो हमारी एक जानी मानी ताकत है और इसमें पिछड़े इलाकों को भी बदलने की काफी क्षमता है। और 5वां क्षेत्र? रक्षा प्रौद्योगिकी वगैरह। अच्छा, तो ये 5 क्षेत्र हो गए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लेखक का मानना है कि इन 5 क्षेत्रों में जब मिलकर, मतलब एकीकृत रूप से काम होगा, तभी सही मायने में खाद्य, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हासिल हो पाएगी। तो कुंजी है कनेक्टिविटी और साझेदारी। बिल्कुल। शोध संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, उद्योग हो, समुदाय हो, सरकार हो, सबके बीच तालमेल, साझेदारी, यही सफलता की कुंजी है। क्या इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं किताब में? हाँ, बिल्कुल। जैसे टीफैक का एक प्रोजेक्ट था बिहार और पूर्वी भारत में। टीफैक यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। उन्होंने वहां कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर काम किया, एक पूरा व्यवस्थित तरीका अपनाया, मिट्टी की जांच की, सही बीज चुने, किसानों को ट्रेनिंग दी। अच्छा, पूरा इकोसिस्टम बनाया एक तरह से। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि गेहूं की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई। इससे पता चलता है कि छोटी समर्पित टीमें भी अगर सही ढंग से काम करें तो मुश्किल क्षेत्रों में भी मतलब अच्छे नतीजे ला सकती हैं। शिक्षा में भी शायद कोई पहल थी, रीच कार्यक्रम का जिक्र है। हाँ, रीच, रेलेवेंस एंड एक्सीलेंस इन अचीविंग न्यू हाइट्स। इसके तहत उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए, कोर्स। उद्योगों ने भी इसमें निवेश किया। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि उद्योगों को कुशल लोग मिले और शोध को भी बढ़ावा मिला, मतलब इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज मजबूत हुआ। और गाँव के लिए पूरा का कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। हाँ, पूरा। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये 4 तरह की कनेक्टिविटी पर जोर देता है, फिजिकल यानी सड़कें वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट, फोन, इकोनॉमिक बाजार तक पहुंच, और नॉलेज यानी ज्ञान और शिक्षा। पीक कहा गया है इसे शायद, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इकोनॉमिक, नॉलेज। बिल्कुल, पीक। और इसी में टेलीमेडिसिन जैसी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे हैदराबाद के केयर अस्पताल का उदाहरण है। उन्होंने सैटेलाइट तकनीक से दूर बैठे मरीजों का भी निदान और इलाज संभव बनाया। तकनीक का सही इस्तेमाल। और अरविंद आई हॉस्पिटल का जिक्र भी है। डॉक्टर वेंकट स्वामी का काम तो वाकई प्रेरणादायक है। हाँ बिल्कुल, लाखों लोगों का इलाज। और वहाँ का जो माहौल है, जो कार्य संस्कृति है, पैसे से ज्यादा सेवा भाव, इंसानियत को महत्व देना, ये दिखाता है कि तकनीक आखिर किस लिए है? लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए। सही बात है। ये उदाहरण तो व्यक्तिगत प्रयासों और संस्थाओं के हैं, लेकिन किताब कुछ और, मतलब व्यवस्था स्तर की जरूरतों पर भी जोर देती है। जैसे धन सृजन और धन का सही उपयोग, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके लिए एकीकृत योजना चाहिए। दूसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। हाँ, ग्लोबल कंपटीशन। भारतीय उद्योगों को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और ज्यादा इनोवेटिव बनना होगा। उस समय के विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 59वीं थी। लक्ष्य था 2020 तक टॉप 5 में आना। एक बड़ा लक्ष्य। और शिक्षा के बारे में? सार्वभौमिक शिक्षा,
खासकर अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा। मांग और आपूर्ति में जो अंतर है उसे पाटना होगा। ज्यादा IITs, ज्यादा मेडिकल संस्थान खोलने की जरूरत बताई गई है, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी। और एक और अहम बात है, युवा शक्ति और पारदर्शिता। हाँ, लेखक ने अपनी वेबसाइट पर युवाओं से प्रतिक्रियाएं मांगी थी। जो जवाब आए वो कमाल के थे। कोई शिक्षक बनकर देश सेवा करना चाहता है, कोई सैनिक बनकर। सब एकता, मेहनत, आर्थिक मजबूती की बात कर रहे थे। और पारदर्शिता की मांग। पारदर्शिता, ये शब्द बार बार आता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। गांधी जी का वो उदाहरण याद आता है ना, जब दान के पैसों में कुछ पैसे कम निकले तो उन्होंने उपवास रख लिया था। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता कितनी अहम है, ये उसकी मिसाल है। विकास की नींव है पारदर्शिता, बस बना के छोड़ नहीं देना है, उन्हें मिशन मोड में लागू करना होगा। मिशन मोड मतलब पूरी लगन और तालमेल के साथ। बिल्कुल, अलग थलग प्रयास नहीं, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी हम अपने विशाल मानवीय और भौतिक संसाधनों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। योजना एक दूसरे से जुड़ी हों, मल्टीपर्पज हों। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो अध्याय के आखिर में है कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या वो नए राज्य जो हाल में बने थे और जहाँ प्राकृतिक संसाधन तो है पर विकास उतना नहीं हुआ, क्या वो एक अवसर हो सकते हैं? हाँ, एक बड़ा सवाल है। लेखक पूछते हैं, सवाल ये नहीं है कि हमें कौन अनुमति देगा, बल्कि ये कि हमें नया रास्ता अपनाने से रोक कौन सकता है। बिल्कुल, और यही सवाल हमें सीधे अगले अध्याय की तरफ ले जाता है, एक नए राज्य का निर्माण, बिल्डिंग अ न्यू स्टेट, जिस पर हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे। जरूर। तो अगली चर्चा होगी अध्याय 8 पर।